हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कराने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि कक्षा 8 में विज्ञान विषय में 50% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। अब विज्ञान शिक्षक से पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने पुस्तक से सब कुछ पढ़ाया था एवं पाठ के अंत में दी गई सभी अभ्यास करवाए थे। आगे जांच करने पर पता चला कि कक्षा का वातावरण अधिगम के लिए अनुकूल नहीं था। अब ऐसे कौन से कारक हो सकते हैं जो अनुकूल नहीं थे? अब इसमें पूछा गया है कि ऐसे कौन से कारक हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है तो केवल 50% छात्र ही उत्तीर्ण हुए हैं तथा 50% छात्र तो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो क्यों ऐसा क्या हो रीजन था, यानी ऐसा क्यों हुआ कि केवल जो है 50% छात्र ही उत्तीर्ण हुए हैं? तो चलिए ऑप्शन में देखिएगा। तो पहला ऑप्शन है कि केवल व्याख्यान विधि का उपयोग किया गया, यानी कक्षा में तो केवल व्याख्यान विधि का उपयोग किया गया, इसी वजह से तो केवल 50% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं। उसके बाद सेकेंड है कक्षा में चर्चा न करना, यानी कक्षा में चर्चा नहीं किया गया। थर्ड वाला ऑप्शन है कि अध्याय के अंत में अभ्यास को ठीक से पूरा नहीं करना, तथा फोर्थ है कि कक्षा के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करना। तो चलिए देखिए, ऐसा कौन सा रीजन था कि जिसकी वजह से 50% छात्र जो है विज्ञान विषय में कक्षा 8 में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो चलिए देखिए, तो पहला ऑप्शन है केवल व्याख्यान विधि का उपयोग करना, यानी ये तो सही है। सेकंड है कि कक्षा में चर्चा न करना, तो ये भी सही है। अब देखिएगा कि अध्याय के अंत में अभ्यास को ठीक से पूरा नहीं करना, तो देखिएगा अभ्यास जो है तो ये निगेटिव है, अभ्यास नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि कक्षा के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करना, तो ये भी जो है दोस्ताना व्यवहार, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार किया जाता है। तो देखिए कि इसमें जो है अनुत्तीर्ण होने का कारण यही है कि केवल जो है व्याख्यान विधि का उपयोग किया गया है तथा कक्षा में चर्चा नहीं किया गया है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी देखिएगा पहला और दूसरा कौन से ऑप्शन में है? तो पहला और दूसरा जो है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पिछड़े परिवार में रहने वाले पिता ने अपनी बेटी को कॉलेज जाने की अनुमति नहीं दी। बेटी ने कहा कि कॉलेज जाने से मुझे डॉट डॉट में मदद मिलेगी। अब देखिएगा, बेटी ने कहा कि कॉलेज जाने में मुझे किस में मदद मिलेगी, यानी उसकी बेटी को तो कॉलेज जाने में किस चीज़ में मदद मिलेगी? उस पिछड़े परिवार के पिता की बेटी ने कहा कि मुझे कॉलेज जाने की अनुमति दे दीजिए और मुझे कॉलेज जाने में तो डॉट डॉट में मदद मिलेगी। तो चलिए ऑप्शन में देखिएगा कि उसको किस चीज़ में मदद मिलने वाली है। तो पहला है समाजीकरण में, सेकंड है कि चिंता, थर्ड है कि मूल्य तथा संघर्ष, तथा फोर्थ है कि आक्रमण। तो चलिए देखिएगा कि उसकी बेटी को, यानी उस पिछड़े परिवार में रहने वाले पिता ने अपनी बेटी को कॉलेज जाने की अनुमति नहीं दी। तो उसकी बेटी जो है कॉलेज जाने से, उन्होंने कहा अपने पिता से कहा कि मुझे कॉलेज जाने से तो डॉट डॉट में मदद मिलेगी, तो उसे जो है सामाजिकरण में मदद मिलेगी, यानी यहाँ पे जो है तो सामाजिकरण हो जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिकरण में। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन और कारण का है। तो पहला देखिएगा, अभिकथन ए क्या कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान व्यक्तियों को एक पहचान संकट का अनुभव होता है जो उनके व्यक्तित्व को आकार देता है। उसके बाद कारण देखिएगा, क्योंकि किशोरावस्था में पहचान का संकट इस उम्र में होने वाले शारीरिक विकास में तेजी और हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है। यानी किशोरावस्था में जो पहचान का संकट होता है तो उसमें जो है इसका दायित्व जो जाता है तो वो शारीरिक विकास में तेजी और हार्मोनल परिवर्तनों के कारण होता है। तो चलिए देखिएगा कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा कि ए सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास अलग अलग अधिगम की शैली और अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण है, यानी वो जो है तो वो बाल केंद्रित शिक्षण कैसी है? तो चलिए देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कि एक शिक्षण प्रणाली के साथ साथ एक पाठ योजना विकसित करना। सेकंड है कि प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या है। थर्ड है कि कक्षा की क्षमता के मध्य को
लक्षित करते हुए एक पाठ योजना विकसित करना। तथा फोर्थ है कि एक ऐसी पाठ योजना को विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। तो देखिएगा इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास अलग अलग अधिगम की शैली और अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षण जो है, तो ये प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या है। यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी अभिकथन और कारण वाला है। तो देखिए अभिकथन ये कह रहा है कि सहकारी खेल के माध्यम से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। अब कारण आर देखिएगा, तो इसमें कर दीजिए क्योंकि सहकारी खेल के दौरान बच्चे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिनमें उन्हें नियमों का पालन करना, विचारों को साझा करना और भूमिकाओं पर बातचीत करना होता है, जिससे उनकी सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं। तो देखिएगा ये जो है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी ए और आर जो है तो इसमें दोनों सही हो जाएगा और आर ए की जो है तो सही स्पष्टीकरण है, यानी सही व्याख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एक विशेष शिक्षक को एक ऐसे बच्चे का मामला दिया गया जो किसी भी कक्षा चर्चा में भाग नहीं लेता एवं स्कूल के सभी शिक्षकों द्वारा उसे शरारती बच्चा कहा जाता था। अब आपके अनुसार बच्चे की यह प्रकृति किसका परिणाम थी? यानी वो जो बच्चा है तो वो कक्षा में किसी भी चर्चा में भाग नहीं लेता एवं स्कूल में जो है तो उसे सभी शिक्षकों द्वारा शरारती बच्चा कहा जाता है। अब आप एक शिक्षक हैं, अब आपके अनुसार वो बच्चा जो है तो किस प्रकृति का परिणाम है, यानी बच्चे की यह प्रकृति तो किसका परिणाम हो सकती है? तो ऑप्शन में देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि आनुवंशिकता का, वातावरण का, या सख्त कक्षा शिक्षक का, या फिर उसकी आकार पर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सेकंड कि केवल फर्स्ट और सेकंड, यानी इसका परिणाम यह है कि आनुवंशिकता और वातावरण का। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों के परिणामों को समझने से लेकर यह निर्धारित करने तक कि वे अच्छे हैं या बुरे हैं, यह समझने की ओर बढ़ते हैं कि नियम और कानून लचीले हैं और उन्हें बदला जा सकता है। यानी अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों के परिणामों को समझने से लेकर यह निर्धारित करने तक कि वह अच्छे हैं या बुरे हैं, यह समझने की ओर बढ़ते हैं कि उनके नियम और कानून लचीले हैं और उन्हें जो है तो बदला जा सकता है। उसके बाद देखिएगा कारण, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास प्रगतिशील ढंग से चरणों में होता है। तो देखिए इसमें जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि 13 साल की एक लड़की अपनी गणित परीक्षा में असफल होने के बाद उदास और चिंतित महसूस करती है। हालांकि विकास के क्षेत्र का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से तो विकास का कौन सा क्षेत्र जो है तो विशिष्ट रूप से स्वयं एक दूसरे के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? तो देखिएगा ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जिसकी वजह से जो गणित में जो है वो लड़की 13 साल की लड़की गणित परीक्षा में असफल होने के बाद में तो वो चिंतित रहती है। तो विकास का कौन सा क्षेत्र है, यानी कौन सा अनुक्रम का अध्ययन करता है? तो पहला है कि चिंता विकास का, सेकंड है कि भावनात्मक विकास का, थर्ड है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का, तथा फोर्थ है कि नैतिक विकास का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भावनात्मक विकास का। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि जुड़वा भाई रमेश और सुरेश के विकास की दर शुरू से ही भिन्न थी। रमेश का सिर पहले विकसित हुआ
और सुरेश का कंधे और हाथ। यानी रमेश का जो है तो सिर पहले विकसित हुआ और सुरेश का कंधा और हाथ पहले विकसित हुआ। अब आपके अनुसार यह विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? यानी आपके अनुसार तो ये विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या हुआ कि रमेश का सिर पहले विकसित हुआ और सुरेश का हाथ और कंधा, जबकि दोनों जुड़वा भाई हैं। तो देखिए ऑप्शन में देखिएगा, तो पहला ऑप्शन है कि अनुमान का नियम, सेकंड है कि व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, थर्ड है कि विकासात्मक दिशा का सिद्धांत, तथा फोर्थ है कि परस्पर संबंध का नियम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकासात्मक दिशा का सिद्धांत। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि सुसान नाम की 4 वर्षीय लड़की अपने खिलौनों से खेलते समय हमेशा खुद से बात करती रहती है। तो उसकी चिंतित माँ ने उसे ताना मारा, क्योंकि वो सुसान नाम की लड़की तो अपने खिलौनों से खेलते हुए वो खुद से बात करती रहती है। तो उसके बाद देखिएगा उसे ताना मारा और उसे पागल लड़की कहा। उसके बाद में देखिएगा कि सुसान की माँ सुसान को व्यक्ति ए के पास ले गई। व्यक्ति ए समझ लीजिए किसी डॉक्टर के पास ले गई होगी, यानी व्यक्ति ए के पास ले गई। उसके बाद व्यक्ति ए ने माँ की चिंताओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और इसे बच्चे का पूरी तरह से सामान्य व्यवहार कहा। तो व्यक्ति ए किसका अनुयायी है? यानी व्यक्ति ये जो है तो वो किसका अनुयायी है? तो पहला है सुसान का, यानी वो व्यक्ति जो है तो सुसान का अनुयायी है, या अल्बर्ट बंडूरा का अनुयायी है, या लेओ वाइगोत्स्की का अनुयायी है, या लॉरेंस कोहलबर्ग का अनुयायी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि वो व्यक्ति जो है यानी व्यक्ति ए जो है तो वो लेओ वाइगोत्स्की का अनुयायी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उन्होंने उस जो है सुसान नाम की लड़की को जो है तो उसको जो है माना कि ये सामान्य है, यानी ये जो है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो खिलौनों से तो खुद बात कर रही है, तो इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है। तो ये लेओ वाइगोत्स्की को अनुयायी माना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता नहीं है? अब इसमें अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो पहला है कि पढ़ने या लिखने में कठिनाई। उसके बाद देखिएगा कि बौद्धिक कामकाज में कमी, ध्यान और स्मृति की समस्याएं तथा सामाजिक संपर्क में संघर्ष। तो इसमें पूछा क्या गया है कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बौद्धिक कामकाज में कमी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि CWSN के संदर्भ में सहायक प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ है। तो CWSN के संदर्भ में तो सहायक प्रौद्योगिकी शब्द का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा कि कोई भी प्रौद्योगिकी जो समग्र विद्यालय की आधारभूत संरचना को बढ़ाती है, यानी इसका अर्थ ये है। उसके बाद सेकंड है कि उपकरण और संसाधन जो विकलांग बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करते हैं। थर्ड है कि डिजिटल उपकरण जो केवल शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में उपयोग किए जाते हैं। तथा फोर्थ है कि कक्षाओं में उपयोग की जाने वाली सामान्य शैक्षिक तकनीकी। तो देखिएगा इसमें कि CWSN के संदर्भ में पूछा गया है कि CWSN के संदर्भ में सहायक प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ है, यानी सहायक प्रौद्योगिकी शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए कि CWSN के संदर्भ में तो सहायक प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ यही है कि उपकरण और संसाधन जो विकलांग बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम यानी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं ASD। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD से पीड़ित बच्चों के लिए ये काम चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। तो कैसे काम चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं ASD से पीड़ित बच्चों के लिए? तो पहला ऑप्शन है कि नियमित गतिविधियों का पालन करना, यानी ASD से पीड़ित बच्चों के लिए तो नियमित गतिविधियों का पालन करना, तो ये काम जो है तो चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। सेकंड है कि संप्रेषण करना और सामाजिक रूप से बातचीत करना। थर्ड है कि विस्तृत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। तथा फोर्थ है कि सरल गणितीय समस्याओं को हल करना। तो आइए देखिएगा इसमें
कि ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो पीड़ित बच्चे हैं तो उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। तो वो हो सकते हैं संप्रेषण करना और सामाजिक रूप से बातचीत करना। ऐसे काम जो है तो ऐसे काम ASD से पीड़ित बच्चों के लिए हो सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी जिसको बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है ADHD वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति फायदेमंद है। तो फर्स्ट है कि उन्हें व्यस्त रखने के लिए लंबे और जटिल कार्य प्रदान करना। सेकंड है कि हाथों से की जाने वाली गतिविधियों का उपयोग करना और कार्यों को छोटे चरणों में तोड़ना। उसके बाद थर्ड है कि उन्हें लंबे समय तक स्थिर बैठने की अपेक्षा करना। तथा फोर्थ है कि उनके व्यवहार को अनदेखा करना और केवल अन्य छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिएगा ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, यानी उन्हें लंबे समय तक स्थिर बैठने के लिए अपेक्षा करना तो ये निगेटिव होगा। उसके बाद उनके व्यवहार को अनदेखा करना तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। अब सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा कि हाथों से की जाने वाली गतिविधियों का उपयोग करना और कार्यों को छोटे चरणों में तोड़ना तो ये सही होगा। उसके बाद फर्स्ट में देख लीजिए कि उन्हें व्यस्त रखने के लिए लंबे और जटिल कार्य देना तो जटिल कार्य ये भी निगेटिव होगा। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि NEP 2020 में निम्नलिखित में क्या प्रस्तावित है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में निम्नलिखित में से तो क्या प्रस्तावित है। तो पहला है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और तकनीकी प्रगति के लिए हानिकारक है, यानी अपनी मातृभाषा में जब आप शिक्षित रहेंगे तो वो शैक्षिक और तकनीकी प्रगति के लिए हानिकारक होगा। या फिर सेकंड है कि स्कूलों में बच्चों को अपनी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। या थर्ड है कि बहुभाषावाद से युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ होता है। फोर्थ है कि द्विभाषी दृष्टिकोण छात्रों को भ्रमित करता है और अधिगम में बाधा डालता है तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिएगा उसके बाद में बहुभाषावाद से युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ होता है तो ये तो सही होगा। उसके बाद देखिएगा सेकंड देख लीजिएगा कि स्कूलों में बच्चों को पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। पहली भाषा के रूप में नहीं, दूसरी भाषा के रूप में हो सकता है, पहली भाषा तो मातृभाषा होनी चाहिए तो ये तो जो है गलत है। फर्स्ट वाला देखिए, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और तकनीकी प्रगति के लिए हानिकारक है तो ये भी गलत होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बहुभाषावाद से युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ होता है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि आपकी कक्षा का एक छात्र प्रतिस्पर्धी माहौल को लेकर चिंतित है, एक शिक्षक के रूप में आप महसूस करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि उच्च शैक्षणिक चिंता लोगों को प्रेरित और जिम्मेदार रखती है और अधिक टिकाऊ और समृद्ध जीवन जीने में मदद करती है। सेकंड है कि छात्रों की बढ़ती आशंका और बेचैनी के साथ भावनात्मक भय भी हो सकता है जो छात्रों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति में बाधा उत्पन्न करता है। तो चलिए देखिएगा इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ए गलत है लेकिन बी सही है। ए वाला जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा और बी वाला सही है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि बच्चे अक्सर विभिन्न अवधारणाओं के बारे में वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं बनाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। इसमें जो है तो कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है कि छात्रों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं शिक्षक द्वारा अत्यधिक हतोत्साहित की जानी चाहिए। उसके बाद सेकंड है कि बच्चों के साथ साथ वयस्कों में भी वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं बनना बहुत स्वाभाविक है। थर्ड है कि शिक्षक को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक अवधारणाओं और गलत धारणाओं पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। तथा फोर्थ है कि वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं हमेशा निराधार नहीं होती बल्कि ये बच्चों के अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन में देखिएगा इसमें पूछा क्या गया है कि बच्चे अक्सर विभिन्न अवधारणाओं के बारे में वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं बनाते हैं। अब इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो नहीं के लिए देखिएगा कि छात्रों द्वारा बनाई गई वैकल्पिक अवधारणाएं और गलत धारणाएं शिक्षक द्वारा अत्यधिक हतोत्साहित की जानी चाहिए, यानी ये कथन जो है तो सही नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि मैं शिवांगी पियाजे की अनुयायी हूँ। मैंने एक कागज पर निम्नलिखित बिंदु लिखे हैं। उसके बाद देखिएगा पहला ऑप्शन कि सीखने में 3 कारक शामिल हैं: परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक संपर्क। सेकंड है कि मैं उस शिक्षण में विश्वास करती हूँ जहाँ छात्र एक सुविधा करता हो। थर्ड है कि सीखने के लिए छात्रों को अभ्यास करना चाहिए। तथा फोर्थ है क्या मैं वास्तव में पियाजे की अनुयायी हूँ। तो देखिएगा इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अधिनियम प्रावधान करता है। तो पहला है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम तथा बाल श्रम निषेध अधिनियम। तो इसमें देखिएगा पूछा गया है कि दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अधिनियम प्रावधान करता है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम ये प्रावधान जो है अधिनियम प्रावधान करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि कक्षा 5 के छात्रों ने कक्षा में तब हंगामा मचा दिया जब एक छात्र की पेंसिल खो गई। जैसे ही शिक्षिका कक्षा में आई उन्होंने कक्षा को शांत किया और छात्र को एक नई पेंसिल दी। एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो चलिए देखिएगा कि अपने छात्रों में भय पैदा करना या फिर समस्या को हल करने के एक निश्चित तरीके को प्रोत्साहित करना या फिर विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करना या निष्क्रिय याद करने की रणनीतियों को उपयोग पर जोर देना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करना। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सार्थक अधिगम में सहायक होगा। तो पहला ऑप्शन है कि कक्षा में गैर संदर्भित अधिगम को बढ़ावा देना। सेकंड है कि कक्षा किसी समस्या पर काम करने की कई तरीकों को प्रोत्साहित करना। थर्ड है कि रटने की आदत को प्रोत्साहित करना तथा फोर्थ है कि शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए उत्तरों की नकल करना। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सार्थक अधिगम में सहायक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि किसी समस्या पर काम करने के कई तरीकों को प्रोत्साहित करना। ये जो है तो सार्थक अधिगम में सहायक होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि जब छात्र किसी कार्य में अपनी सफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो उनमें डांट डांट की भावना का अनुभव होने की संभावना होती है। तो पहला है शर्म, सेकंड है गुस्सा, थर्ड है गर्व तथा फोर्थ है चिंता। तो देखिए कि जब छात्र किसी कार्य में अपनी सफलता, देखिएगा इसमें छात्र जो है तो सफल हुआ है तो सफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो उनमें जो है उन छात्रों में गर्व जैसी भावना का अनुभव होने की संभावना होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एक छोटी लड़की पहली बार जिग्सा खेल रही है। अकेले वह पहेली को हल करने के प्रयास में खराब प्रदर्शन करती है। उसके पिता फिर उसके साथ बैठते हैं और कुछ बुनियादी रणनीतियों का वर्णन और प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि सभी कोने किनारे के टुकड़े ढूंढना, कुछ टुकड़े प्रदान करना और फिर बच्चा स्वतंत्र रूप से अच्छा करने लगता है। यह किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो पहला है कि जो व्यक्ति ज़्यादा जानता है, सेकंड है कि संभावित विकास का क्षेत्र, थर्ड है पहाड़ तथा फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पहाड़ यानी ढांचा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कि एक 3 साल का लड़का बिल्ली को कुत्ता समझता था जब तक कि उसने बिल्ली की म्याऊं नहीं सुनी। इससे उसके दिमाग में असंतुलन पैदा हो गया। अब बच्चे के दिमाग में अनुकूलन का सही क्रम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखिएगा कि असंतुलन, सेकंड है आत्मसातीकरण, थर्ड है नई स्थिति, फोर्थ है संतुलन तथा 5 है समायोजन।
तो इसमें देखिएगा कौन सा सही होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 4 3 1 5, यानी सबसे पहले नंबर पर आएगा आत्मसातीकरण, उसके बाद में संतुलन, उसके बाद में नई स्थिति, उसके बाद में देखिएगा असंतुलन, फिर समायोजन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।